थोड़ी सी हंसी थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी हंसी थोड़ी सी मुस्कान, यही है ज़िंदगी की असली पहचान। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप हमारी ही तरह एकदम मस्त लाइफ जी रहे होंगे और अपनी इस तैयारी क्लास 12 की तैयारी को कर रहे होंगे। देख सकते हैं आप मेरे हाथ में एक छोटा सा बॉल है, और मैं जब कभी स्ट्रेस महसूस करता हूँ, जब मुझे मन नहीं लगता है, तो यही मेरा एक सच्चा साथी है। जब मैं इसे देखता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या होता है, मतलब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ इस चीज़ को देख करके। तो आपको भी जस्ट इसी की तरह अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनाए रखनी है और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लानी है। तो देखिए, खुशियाँ खोजने से मिलती है, हर जगह खुशियाँ हैं। ये क्लास है, ये क्लास में भी बहुत मज़ेदार क्लास होता है। तो इस क्लास में भी आप इंटरटेनमेंट के साथ क्लास में आपको कराऊँगा और कराते ही रहता हूँ। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। खैर, मैं बहुत देर से इसी चीज़ से यहाँ पर खेल भी रहा था, इसको मैं अभी फ़िलहाल में रख देता हूँ, आपका क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ आप सभी का चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा, इसका आज मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इसका सब्जेक्टिव वाला वीडियो, यानी कहा जाए तो बुक का, मैंने लाइन बाय लाइन ऑलरेडी बना के रख दिया है। तो बच्चों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर का एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप क्या कीजिए कि ओ सदा नीरा का सब्जेक्टिव वाला वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बट आप देख लीजिए तो आपको निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव याद करने में बहुत मज़ा आएगा, यदि अगर आप उस वाले सब्जेक्टिव वाले वीडियो को देख लेते हैं तब। खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसी वीडियोज़ में कोशिश करूंगा कि सारे सब्जेक्टिव 50 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव को याद करवाने की 100% गारंटी के साथ मैं आपको याद करवाऊंगा। आज 50 VBI ऑब्जेक्टिव रहने वाला है बच्चों। तो चलिए एकदम वही फिर प्यारी सी स्माइल के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके बीच में पहला प्रश्न। चलिए आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न कहता है कि लेखक जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। अब आप लोग बताइए कि इसका जन्म कब हुआ था, तब तक हम पेन भी ले लेते हैं। चलिए, ये रहा, मेरा पेन भी आ चुका है। अब आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कहता है कि उनका जन्म कब हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का। देख सकते हैं आप, यही है वो प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा जिनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी। आप बताइए इनका जन्म कब हुआ था। 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1920 को, 20 सितंबर 1928 को। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 जुलाई 1917 को हमारे लेखक जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, और इन्होंने ही लिखा था आपका चैप्टर जिसका नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, जिसको कि गंडक नदी को कहा गया है ओ सदा नीरा, जिसके बारे में हम लोग आप सभी को बहुत विशेष रूप से जानकारी पिछले वीडियो में दिया है। तो ओ सदा नीरा गंडक नदी को कहा गया, और उस चैप्टर के लेखक हैं हमारे जगदीश चंद्र माथुर, और उनका जन्म हो जाएगा 16 जुलाई 1917 को। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं आप कितना मज़ा आ गया पहला प्रश्न को हल करके। सब्जेक्टिव वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चलिए, ये रहा दूसरा प्रश्न। आप बताइएगा ओ सदा नीरा जो शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे। मलयज जगदीश चंद्र माथुर, उदय प्रकाश मोहन राकेश। क्या भाई, कितना गजब का क्वेश्चन पूछ दी हो। ये क्वेश्चन कौन नहीं जानेगा, खास कर जो अपना क्लास कर ही रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि ओ सदा नीरा जो आपका चैप्टर है, इसके लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी। मजा आ गया दो प्रश्न को हल करके। अब चलिए, ये रहा आपके बीच में तीसरा प्रश्न। अब फटाफट से आप बताइएगा कि ओ सदा नीरा जो है वह क्या है। ठीक है, निबंध है, कहानी है, कविता है, नाटक है, किस विधा से अंतर्गत आता है, वो क्या है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक निबंध है, और यह निबंध जो है चंपारण के बारे में बताया गया है कि चंपारण की जो स्थिति वगैरह है, वहाँ पर जो गंडक नदी है, इन सब सारी चीज़ों पर बताया गया है। तो यह एक निबंध है, ना कि कहानी है। ठीक है, तो यह निबंध है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए, ये रहा चौथा प्रश्न। आप लोग बताइएगा। चौथा प्रश्न कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ओ सदा नीरा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ सदा नीरा।
चलिए, तो उम्मीद है आप सभी को इससे सारा चीज़ याद भी हो रहा होगा, क्लास में ही याद करवा देंगे। ये सब मैं नहीं, ऐसा आप कहते हैं कि सर आप क्लास में ही याद करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बिखरते छन से, नील कुसुम से, बोलते छन से, हारे के हरिनाम से। क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? सोचिए जरा सा, सोचिए सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोलते छन से। बोलते छन जो है एक पुस्तक है, उसी पुस्तक से जो है आपका जो चैप्टर है वो सदा नीरा बना है। तो उस किताब का नाम क्या है? बोलते छन से, और इसी बुक से आपका बन गया है ओ सदा नीरा चैप्टर, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा, बोलते छंद से। चलिए, अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि आपस में धांगर जो हुआ करते थे, धांगर किस भाषा में बात करते थे? धांगर के बारे में मैंने आपको सभी को बता दिया गया है कि धांगर संथाल लोग होते थे। वे किस भाषा में बात करते थे? मिश्रित बुंदेली, ब्रजबुली, मिश्रित उड़ाव, मणिपुरी। किस भाषा में बच्चों वो बात करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित उड़ाव। क्या हो जाएगा? मिश्रित उड़ाव भाषा में वो बातचीत करते थे। धांगर वगैरह जो होते हैं वे उड़ाव भाषा में बात करते थे। चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? बताइए, जगदीश चंद्र माथुर जो थे मुख्य रूप से क्या थे? वो क्या निबंध लिखते थे, या कहानी लिखते थे, नाटक लिखते थे, या फिर उपन्यास लिखते थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वे मुख्य रूप से नाटक लिखा करते थे, लेकिन ये जो आपका चैप्टर है वो निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है। तो ये रहा आपका 7 प्रश्न। अब ये रहा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न कह रहा है कि ओ सदा नीरा जो निबंध है बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो बताइए, ओ सदा नीरा जो है वो बिहार की किस संस्कृति पर लिखी गई है? सारण, तिरहुत, मिथिला, या फिर चंपारण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंपारण। ये जो ओ सदा नीरा जो चैप्टर है आप सभी का देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है। ये है आपका पूर्वी चंपारण, और ये है आपका पूर्वी चंपारण, और ये है आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो 2 चंपारण अभी हो चुका है, बट पहले के ज़माने में चंपारण 1 हुआ करता था, क्योंकि ये बहुत पुराना चैप्टर है। तो ये चंपारण के विषय में बताया गया है आपका ओ सदा नीरा चैप्टर में, ठीक है। अच्छे से आपको याद हो रहा होगा, मैंने आपको इमेज के माध्यम से भी बताने की कोशिश की। आप याद रख लीजिएगा, ये चंपारण के बारे में आपका ओ सदा नीरा जो चैप्टर है, यही चंपारण के विषय में इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है। अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी का 9वां प्रश्न है कि ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? कितना बार मैंने आपको बताया कि बताइए ओ सदा नीरा जो है किसको नामित बन करके बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंडक नदी। और ये जो नदी है इसी का नाम है गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में बताया गया है ओ सदा नीरा चैप्टर में, इसीलिए ओ सदा नीरा कहा गया। किस नदी को? तो गंडक नदी को कहा गया ओ सदा नीरा। ओ सालों भर बहने वाली, सदा का मतलब होता है हमेशा, नीरा का मतलब हो जाएगा जल। अब 10वां प्रश्न कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? बताइए, किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया था? एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया था? एमए किया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया था। इलाहाबाद आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद आपका यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। तो यूपी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था। अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी का ओ सदा नीरा जो शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? जो ओ सदा नीरा चैप्टर है उसमें जो वर्णित मन शब्द का किया गया है, तो वह कैसा ताल है? मन कैसा ताल है? तो गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। तो कैसा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह जो था गहरा था और विशाल था। तो ताल का मतलब यहाँ आप समझ लीजिए एक प्रकार से जो कि पानी का जो स्रोत होता है ना, वो उसको जैसे तालाब उलाब होता है, तो वो उसी के बारे में चर्चा कर रहा है कि मन ताल जो है ना, जगह उसका नाम है, जगह चीज़ का ताल का, जैसे तालाब का नाम होता है उस तरीक़ा से एक ताल है, पानी का स्रोत है मन ताल। तो वो कैसा था? गहरा था और बहुत विशाल था, उसमें पानी बहुत भरा हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गहरा था और विशाल था।
12वां प्रश्न कह रहा है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है आप सभी का, इसका आंसर हो जाएगा ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जो है इस चैप्टर में गंडक नदी के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है। अब अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी के बीच में, अगला प्रश्न ये रहा, आप बताइएगा। कहता गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताइए गंडक नदी के विषय में जो है उनके जल के बारे में बोला जा रहा है कि वह जल जो है ना सदियों से चंचल रही है, पूरा एकदम स्पीड में उसका जल रहता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलयज, उदय प्रकाश, जगदीश चंद्र माथुर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने ओ सदा नीरा चैप्टर में गंडक नदी के बारे में बताया है। किस नदी के बारे में बताया बच्चों, तो गंडक नदी के बारे में बताया है। अब अगला प्रश्न ये रहा, कहता गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। बताइए गंडक नदी का जो वाटर है, गंडक नदी का जो पानी है ना, वो सदियों से कैसा रहा है। बताइए कैसा रहा है, शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, ठंडा रहा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंचल का मतलब होता है इस प्रकार से स्पीड में रहा है, ना ही वो पानी शांत रहता है, वो पानी स्पीड में रहता है, चंचल रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति जो है ना किस चैप्टर पाठ से कहा गया है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव। तो यह जो चैप्टर है किस चैप्टर में कहा गया है, ये लाइन जो है आपका किस चैप्टर से लिया गया है जिसमें एक ही सिक्के के दो पहलू के बारे में बताया गया है। तो बताइए सिपाही की माँ में बताया गया है, या फिर जूठन में बताया गया है, या फिर त्रिछ में, या फिर ओ सदा नीरा में। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओ सदा नीरा इस चैप्टर में बताया गया है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि धांगर को, धांगड़ों को, ठीक है ना, वो जो धांगर होता है संथाल वगैरह को कहा जाता है, धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, किस काम के लिए धांगर को लाया गया था चंपारण। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। नील की खेती के लिए, मखाना की खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसको नील की खेती के लिए अंग्रेज लाए थे, धांगर लोग को वहाँ पर लाए थे ताकि नील का खेती अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। चैप्टर का नाम तो आप जान गए ओ सदा नीरा में है, अगर उसका लेखक कौन है फिर वही क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ये लाइन आपको दे देगा, ठीक है, बोलेगा कि इसका लेखक कौन है, और कभी कभी दे देगा कि बताएगा कि बताइए ये जो लाइन है वह कौन चैप्टर से लिया गया। तो दोनों टाइप का दे देगा, इसीलिए हमने क्या किया कि दोनों क्वेश्चन को आपके बीच में लाकर परोस दिया है, ताकि आपको पता चले कि इस टाइप का प्रश्न को दो टाइप से पूछा जा सकता है। कभी लेखक का नाम के द्वारा पूछेगा और कभी पूछेगा कि कौन चैप्टर में यह लाइन है, किस चैप्टर से यह लाइन को लिया गया है। तो आप दोनों टाइप से इसको याद रखिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मुखिया ने, ग्रामीणों ने, मठ के महंत ने, या फिर उनके भाई ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मठ होता है, जैसे सत्संग उत्संग आप जाते हैं ना, तो वहाँ सत्संगी सब जो बैठता है वहाँ पर, उसको बोला जाता है मठ। तो मठ का जो महंत होता है, वहाँ का जो बाबा था, उन्होंने गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे जगह दिया था कि आप यहाँ पर आश्रय लीजिए, आप यहाँ पर बैठिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया। गांधी जी की जो झोपड़ी है ना, उनकी जो झोपड़ी थी उसको किसने जला दिया। ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने, छात्रों ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, एमन साहब के कर्मचारियों ने। एमन साहब क्या था, एक अंग्रेज था। इस अंग्रेज के बारे में मैंने पिछले जो वीडियोज़ है सब्जेक्टिव वाला, उसमें मैंने आपको बताया है कि एमन साहब एक अंग्रेज था। उन्होंने क्या किया था, गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था, ठीक है। आप याद रख लीजिएगा ऑप्शन के तौर पे, एमन साहब अंग्रेज था। अब अगला प्रश्न कह रहा है, 20वां प्रश्न कह रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे। गांव का मुखिया थे, शिक्षक थे, चिकित्सक थे, राजनीतिक नेता थे। पुंडलिक जी कौन थे बताइए तो पुंडलिक जी क्या थे, तो वहाँ गांव के शिक्षक हुआ करते थे पुंडलिक जी। और गांधी जी उनके साथ मिल करके शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों के रहते हुए हम लोगों को वहाँ का शिक्षा व्यवस्था को सुधारना।
अगला 21वां प्रश्न कह रहा है, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने कहाँ आश्रम विद्यालय स्थापित किया था। तो गांधी जी ने क्या किया था कि वहाँ पर गए और आश्रम विद्यालय स्थापित किए। पाटलिपुत्र नालंदा में, सासाराम भभुआ में, वैशाली राजगीर में, बरहरवा मधुबन और भीती हरवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बरहरवा याद रख लीजिएगा, मधुबन जगह याद रख लीजिएगा और भीती हरवा में। भीती हरवा बहुत बार आपको मिलेगा इस चैप्टर में। तो इस जगह पर गांधी जी ने क्या किया था, आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था। जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों क्या हो जाएगा, चंपारण क्षेत्र में जो जंगल वगैरह सब थे ना, तो उनको काटा जा रहा था, इसी वजह से वहाँ पर बाढ़ का समस्या आया था। तो जंगल को तो खैर हम सभी को काटना नहीं चाहिए भाई, जंगल हमारा जो है वही तो हमारा जान है, क्योंकि जंगल की वजह से ही हम लोग जिंदा हैं। तो जंगल को हम लोगों को काटना नहीं चाहिए। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो बाढ़ का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो बताइए जगदीश चंद्र माथुर जी कौन सा ऐसा राज्य था जिस राज्य के वे शिक्षा सचिव बने थे। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो वो जगदीश चंद्र जो माथुर जी थे वह मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा सचिव बने थे। 24वां प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज के ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया। तो अंग्रेज जो आए थे वहाँ पर चंपारण में, तो उसका जो ठेकेदार था तो किस चीज़ का खेती को वो बढ़ावा दिए। दलहन, नील, गेहूं और तिलहन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, आसान प्रश्न है। वहाँ पर नील की खेती होती थी चंपारण में, इसीलिए गांधी जी वहाँ पर गए ताकि नील की खेती को बंद करवाया जा सके। नील आंदोलन वहीं से न हुआ, चंपारण से स्टार्ट। अगला 25वां प्रश्न कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। एक राजा थे उसका नाम था राजा हरि सिंह देव, और इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है कि गयासुद्दीन तुगलक से उनका मुकाबला हो गया था, बड़ा कड़ा टक्कर हुआ था और उसमें हमारे राजा जो थे राजा हरि सिंह देव हार गए थे, भाग गए थे नेपाल। मैंने आपको चैप्टर में बताया है। तो कहता है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। 1225 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक जो थे वह राजा हरि सिंह से उनका टक्कर हो गया, लड़ाई हो गया, और उस लड़ाई के बाद क्या हो गए, जो हमारे राजा थे राजा हरि सिंह देव जी नेपाल भाग गए थे। तो आप याद रख लीजिएगा लड़ाई हुआ था 1325 में। 1325। चलिए हो गया आपका 25 प्रश्न। चलिए अब ये रहा आपके बीच में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि धांगड़ों को जो है नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया। तो वहाँ नील की खेती के लिए किस सिलसिले में नील की खेती के लिए उनको लाया गया था, तो कब लाया गया था। तो बताइए धांगर लोग को लाया गया था चंपारण, तो वो कब लाया गया था। तो इस आपको शताब्दी बताना है, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। 18वीं शताब्दी के अंत में, शताब्दी आप समझ सकते हैं, जैसे अभी मान के चलिए चल रहा है 2024, तो इसमें अगर आप शुरू वाला में जोड़ दीजिएगा 1, शुरू में जोड़ दीजिएगा 1, तो कितना हो जाएगा 20 1 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 21वीं शताब्दी। यानी कि इस साइड में आपको 1 जोड़ना है, तो 20 + 1 हो जाएगा 21वीं शताब्दी, यानी 1700 ईस्वी होगा तो 18वीं शताब्दी हो जाएगा। अगर 2025 चल रहा है अभी, तो 2025 में यदि अगर हम इधर से 1 जोड़ देंगे तो फिर वही हो जाएगा 21वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा 21वीं शताब्दी। तो अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी, ठीक है, बट तभी 18वीं शताब्दी इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा हुआ था। किस नाटक को जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। तो आप नाटक का नाम बताइए, कौन सा नाटक को जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क, ओ मेरे मन।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोणार्क है, कोणार्क के जो लेखक हैं वो जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे, और यह जो कोणार्क है वह एक नाटक है। क्या है? नाटक है। 28वां प्रश्न कह रहा है कि माथुर जी को भीतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो माथुर जी को जो भीतिहरवा जब पहुंचे माथुर जी, तो वहां उनकी मुलाकात किससे हुई थी? गांधी जी, या फिर गोखले जी, कृपलानी जी, या फिर पुंडलिक जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुंडलिक जी से मिले थे हमारे माथुर जी। माथुर जी को भीतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो पुंडलिक जी मिले थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्नाट वंश के जो राजा थे, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो बताइए, अभी जस्ट थोड़ा सा बैक में एक प्रश्न चल चुका है, गयासुद्दीन तुगलक, नादिर शाह, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभी जस्ट बताए थे ना, इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक से हमारे राजा हरि सिंह का मुकाबला हुआ, और ये राजा हार गए और भाग गए कहाँ? नेपाल भाग गए। ठीक है। 30वां प्रश्न कह रहा है कि रामपुरवा कहाँ है? बताइए, रामपुरवा जो है वह कहाँ पर है? भीतिहरवा के पास, इलाहाबाद के पास, रांची के पास, नवगछिया के पास? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का वही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीतिहरवा के पास। ठीक है ना। भीतिहरवा के पास एक जगह है, उसका नाम है रामपुरवा। भीतिहरवा, रामपुरवा। चैप्टर में ये सब बताया गया है। कहता है सरैया मन, यही है आपका, फोटो भी मैंने आपको दिखा दिया है। सरैया मन ताल कैसा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है सरैया मन जो है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में है सरैया मन, इसी का नाम है ताल। क्या नाम है? ताल। तो सरैया मन जो ताल है उसका पानी कैसा है? चंचल है, स्थिर है, गहरा है, गंदा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरैया मन जो ताल है उसका जो पानी है वह स्थिर है, देख सकते हैं आप, एकदम लगता है एकदम स्थिर है, रुका हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौर जो है, चौर कैसे ताल है? तो चौर है, चौर जो है वह कैसा ताल है? ताल का तो फोटो में आपको दिखा दिया, तो इसी में एगो ताल और है जिसका नाम है चौर। तो चौर कैसा ताल है? उथला है, चौड़ा है, गहरा है, एकदम लबालब भरा हुआ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उथला हुआ। क्या हो जाएगा? उथला। उथला का मतलब होता है थोड़ा सा हिला डोला है, ठीक है ना, बड़ा पानी एकदम भरा हुआ है। तो जो चौर है वह कैसा ताल है? वह उथला है। कैसा है? उथला है। 33वां प्रश्न कह रहा है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा है? तो बताइए, ये जो आपका बुक है उस बुक का नाम है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने, मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, मलयज ने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है पुस्तक, उसका नाम है बहुजन संप्रेषण के माध्यम। तो इस पुस्तक को जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। और मैंने आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो में क्या किया था, एक टेबल बना दिया है। आप उस टेबल में क्या कर सकते हैं, देख सकते होंगे आप, टेबल को आप देखिएगा। तो टेबल में मैंने क्या किया, सारा जो उसका रचना है, सारा रचना को टेबल के माध्यम से दिखा दिया। आप जल्दी से इसके बाद अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो जब से देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव वाला हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, या नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कहता चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? यही है धांगर जी, ठीक है ना, धांगर जी हम बोल रहे हैं, चूँकि रिस्पेक्ट करना चाहिए भाई। तो ये जो धांगर है वो कहाँ से आए थे, देख सकते हैं आप, यही है धांगर संथाल लोग को कहा जाता है। तो वो रांची से आए थे, आंध्र प्रदेश से आए थे, जमशेदपुर से, या फिर छोटा नागपुर से आए थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार जो है वह झारखंड में है। तो झारखंड से इनको लाया गया था, कहाँ? तो चंपारण लाया गया था। अंग्रेज लाए थे, इन लोग से सोचे क्या हट्टा कट्टा है, इससे नील का खेती करवाएंगे। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है 35वां प्रश्न, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? बताइए, गांधी जी जो है, देख सकते हैं आप, यही है गांधी जी। और गांधी जी चंपारण आए थे और उनका स्वागत करने के लिए एकदम पूरा भीड़ लगा हुआ था कि गांधी जी आए हैं। तो कब आए थे? सितंबर 1917 में, जून 1915 में, अप्रैल 1917 में, अगस्त 1920 में? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रैल 1917 में। हाँ भाई, 1917 में आए थे, तब ना नील आंदोलन 1917 में हुआ था। तो नील आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। और गांधी जी कब आए थे? 1917 में आए थे। ठीक है।
36वां प्रश्न कह रहा है कि तीन कठिया जो व्यवस्था है वह किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ईख से, तंबाकू से, मसाला से, नील से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नील की खेती से। अंग्रेजों ने कह दिया था कि जो तीन कठिया व्यवस्था है यानी 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा जो है वह नील लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? नील लगाना पड़ेगा, यानी आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। इस प्रकार से नील की खेती करवाते थे और देख सकते हैं अंग्रेज वगैरह यहाँ बैठते थे और पानी में दे करके उसको फूलने देता था, और वही नील है जो हम लोग कपड़ा में डालते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ओ सदा नीरा जो शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की जो बाढ़ का दृश्य है, जिन्होंने देखा है उन्होंने रामचरितमानस में किसके क्रोध रूप नदी की बाढ़ याद आ गई होगी? तो कहता है कि सन 1962 में चंपारण इलाके में बहुत बड़ा बाढ़ आया था। तो कहते हैं कवि ने, लेखक ने कहा है कि वह जो बाढ़ आया था ना, तो उसकी तुलना रामचरित में जो किस व्यक्ति से, किस जो वहाँ के रामचरितमानस में किनके बारे में कहा है कि उनसे आप तुलना कर सकते हैं उस बाढ़ का। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि रामचरितमानस में कौन ऐसा है जिसका क्रोध से आप उस बाढ़ का क्रोध का तुलना कर सकते हैं, ऐसे समझिए। कहता भरत के, कैकेयी के, राम के या फिर लक्ष्मण के। इसका आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैकेयी का जो गुस्सा था वह गुस्सा बाढ़ का भी गुस्सा सेम था, क्योंकि बहुत खतरनाक बाढ़ आया था 1962 में उस क्षेत्र में। अगला प्रश्न कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार डैश 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 सुल्तान ने घोड़े से उतर करके किस पर आघात किया था? तो बताइए। कहता है ओ सदा नीरा जो शीर्षक पाठ है उसमें जो है किस सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? नीम के तने पर, पीपल के तने पर, विशाल विपट के तने पर, सागौन के तने पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाल विपट के तने पर। विशाल विपट के तने पर उन्होंने क्या किया था? जो सुल्तान था वो घोड़ा से उतरा और विशाल विपट का तना था उस पर चकनाचूर कर दिया, उसको काटते छीलते हुए गया था। ठीक है, 39वां प्रश्न कहता है कि मठ के महंत ने, मठ का जो महंत था, प्रश्न फिर से आया है उसी टाइप का है। तो मठ के जो महंत ने गांधी जी को कहाँ पर रहने को दिया था? एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में, एक महुआ के पेड़ के नीचे। इसका आंसर आप सभी जानते हैं, पहले भी आ चुका है घूम फिर करके। इसका आंसर हो जाएगा एक महुए के पेड़ के नीचे गांधी जी को उन्होंने शरण दी थी, रहने को जगह दी थी। ठीक है, अब महुआ के पेड़ के नीचे क्या करेगा आप सभी जान सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न कहता है वैशाली जो महोत्सव है या जो फेस्टिवल है वैशाली महोत्सव, इस फेस्टिवल को वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? किसने वैशाली महोत्सव को आगे बढ़ाया और चलाया? श्री कृष्ण सिंह ने, अशोक वाजपेयी ने, जगदीश चंद्र माथुर ने या फिर मलयज ने? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर ने बहुत बड़ा काम किया था, उन्होंने बहुत बड़ा फेस्टिवल चलवाया वैशाली महोत्सव। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 41वां प्रश्न है कि दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों के चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो बताइए दक्षिण बिहार में जो है गया जिले से किस जात के लोगों को चंपारण लाया गया और स्पेशल नील की खेती के लिए? तो कहाँ से लाया उसको? गया जिला से लाया। तो बताइए किसको लाया? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, कुम्हार को या फिर भुइया को? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भुइया हो जाएगा। क्योंकि भुइया का मतलब होता है, बताए थे चैप्टर में आप सभी को, भुइया का मतलब होता है मुसहर। ठीक है, तो मुसहर लोगों को बताया गया। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं किसी विशेष जाति का नाम ले रहे हैं, तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है मुसहर। ठीक है, तो भुइया यानी मुसहर को कहा जाता है और उसको गया जिले से लाया गया था ताकि नील की खेती अंग्रेज कर सके उनके द्वारा। ठीक है, 42वां प्रश्न कहता है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? बताइए राजकुमार शुक्ल कौन है? पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो राजकुमार शुक्ल जो है वो जो बिहार में जो नील आंदोलन हुआ था ना, नील आंदोलन के करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को निमंत्रण भेजा था, इनविटेशन कार्ड भेजा था कि भाई गांधी जी आप बिहार आइए और नील आंदोलन कीजिए। तो वही राजकुमार शुक्ला है। धन्य है राजकुमार शुक्ला जिन्होंने बिहार के किसानों को नील की खेती से आज़ादी दिलवाने के लिए गांधी जी को बुलाया। ठीक है,
तो राजकुमार शुक्ल अच्छे व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1930 के आसपास, 31, 36 के आसपास या फिर 38। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1930 के आसपास में राजकुमार शुक्ल जी का देहांत हो गया। 43वां प्रश्न कह रहा है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कीर्ति है? बताइए, बोलते क्षण जो है वह निबंध है, कहानी है, संस्मरण है, आलोचना है? क्या हो जाएगा बोलते क्षण? तो भैया बोलते क्षण जो है वह एक निबंध है। आप याद रख लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा याद रखिए इस टाइप का प्रश्न को भी कि बोलते क्षण क्या है बच्चों? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। 44वां प्रश्न कर रहा है कि थारण जो शब्द है किस शब्द से विकसित है? थल से, थार से, स्थल से या फिर स्थान से? तो जो थारण शब्द है वह किससे लिया गया है? तो भैया वह लिया गया थार से। थार से लिया गया थारण। याद रख लीजिएगा, थार यहाँ भी है, थार यहाँ भी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का प्रश्न तो याद रख लीजिएगा थारण थार से बना है। ठीक है। 45वां प्रश्न कर रहा है कि बिहार के जो सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जॉर्ज गिरियर्सन ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस टाइप का प्रश्न आपको फिर से मिल गया है। जगदीश चंद्र माथुर ने क्या किया था? बिहार का जो सुप्रसिद्ध उत्सव है वैशाली महोत्सव, उसका बीजारोपण किया था। चलिए, प्रश्न आपको फिर से मिल चुका है इस टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न करा, ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है या फिर नाटक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाटक। ओ मेरे सपने क्या है? तो नाटक। याद रख लीजिएगा, सपना देखना है और सपना क्या कर रहे हैं आप? नाटक कर रहे हैं। सपना देख रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। ठीक है। 47वां प्रश्न कर रहा है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो कब हुआ था? बताइए, गौतम बुद्ध कब एंट्री लिए थे? कहता 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था, यानी हमारी इस धरती पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 2500 वर्ष पहले। 48वां प्रश्न कहता है कोणार्क के नाटककार कौन है? बताइए, कोणार्क किसकी रचना है? अक्सर में रचना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप रचना को थोड़ा मोड़ा ध्यान अवश्य रखिएगा। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन ऐसा है जो आपका नंबर काटने में मदद करेगा। ठीक है, कटवा देगा नंबर, मदद क्या करेगा? कटवा देगा ये नंबर। ठीक है, तो ये जो लेखक का रचना है तो कोशिश कीजिए उसको थोड़ा मोड़ा जरूर याद करने का। जैसे हम आपको बताए थे कि उसको चार्ट बना के याद कीजिए। कहता जगदीश चंद्र माथुर का है, मैथिली शरण गुप्त का, हरे कृष्ण प्रेमी का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो भैया इसका आंसर भी हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर का ही रचना है कोणार्क। ठीक है। अब ये रहा अंतिम प्रश्न कर रहा है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? इसका भी आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख सकते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे 10 तस्वीरें के लेखक। ठीक है, तो 10 तस्वीरें के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। ठीक है, रचना तो आप याद रख ही लीजिएगा। ठीक है, अब ये रहा अंतिम प्रश्न कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जी की मृत्यु कब हुई थी? 49वां अंतिम नहीं था, ये 50वां अंतिम है। चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 50 प्रश्न रहने वाला है। तो कहता है जगदीश चंद्र माथुर जी की मृत्यु कब हुई थी? जरा सोचिए इस टाइप का प्रश्न को। 14 मई 1978 को, 15 जुलाई 1985 को, 17 अगस्त 1975 को, 22 सितंबर 1968 को। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 मई 1978 को, 1978 आप याद रख लीजिएगा। 1978 को हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा आज के क्लास में। तो ये था ऑल ओवर आज का हम लोगों का क्लास। आप सभी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है और इस कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। और हाँ, जो भी नए बच्चे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब आप सभी को कर लेना है। और आप लोग एक काम भूल जाते हैं, वो है लाइक वाला बटन। तो इस लाइक को अवश्य कर दीजिएगा। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों, हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।